जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा लेकिन इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज। 2024 की उस राजनीतिक रणनीति के इर्द गिर्द नेताओं के बयान जो आ रहे हैं, मेरे ख़ास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में इसी को समझेंगे। दरअसल 2024 की कुर्सी को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग नीतियों के साथ राजनीति कर रही है, लेकिन उन्हें ये बात पता है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से ख़ास करके अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जनता कहीं ना कहीं नाराज़ चल रही है। और इस नाराज़गी को विपक्ष कितने हद तक भुना पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विपक्ष भी कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दे पाया है। विपक्ष महंगाई के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहा है। विपक्ष महंगाई के खिलाफ सरकार को झुकने पर मजबूर नहीं कर पा रहा है। और अगर विपक्ष के भीतर ये कमज़ोरी है तो जनता उनके साथ क्यों जाना पसंद करेगी। तो चुनौती दो तरफा है दर्शकों, और दोनों ही चुनौतियों को देखते हुए आपको ये बात और ये ख़ास रिपोर्ट दिखाने हम जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि जनता के ज़हन में क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता जो है भाजपा के कामों को कितना पसंद कर रही है, इंडिया अलायंस के दावों को कितना पसंद कर रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा लेकिन इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि राज्यों के लिए चुनाव नहीं है, लेकिन फिर जनता कैसे विश्वास करेगी। एक तरफ अभी राज्य में बात करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आमने सामने, अखिलेश यादव भी ताल ठोक रहे हैं। एक चुनाव में आप गाली देंगे, दूसरे चुनाव में आप मोहब्बत की बात करेंगे, तो जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि ये भ्रम वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश है कि जो पहले लड़ रहे थे फिर मिल गए, फिर चुनाव के बाद क्या भविष्य है। देखिए, राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी के पास संदेश भेजा और वे केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, और उस पर वो सहमति हुई है। अभी कल ही एक आपने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो परसों तक जो प्रतिक्रिया आ रही थी उस पर आज विराम लग चुका है। क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना सोचे समझे बोलने से, बिना सोचे समझे उसको आगे लाने से हमें नुकसान होता है, जिससे हम लोग पब्लिक में मैसेज गलत जाता है और उस चीज़ को पूरी तरह से हम सेटिफाई नहीं कर पाते हैं। अखिलेश जी ने जो एकदम आवेश में आके जो बात कही, उस बात जो उन्होंने धैर्य से सोचा और कल जो उनके पास मैसेज पहुंचा, उससे आज तक देखिए आप 24 घंटे में रिएक्शन क्या है। ये लग नहीं रहा है जी कि छवि को सुधारने वाली बात हो रही है, ये कि 24 घंटे पहले कमलनाथ अखिलेश बोल देते हैं, फिर बैठक होती है, फिर सारे लीपापोती कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है साहब की बात से, आप संतुष्ट है या गड़बड़ है गठबंधन? मैं तो आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि बीजेपी, हम तो आपसे नहीं, मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूँ कि बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई है इंडिया गठबंधन से। आप देखिए, इतना घबरा गई है कि उसने सेना को उतारना पड़ रहा है। सेना को उतारा है उसने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, कि सेल्फी पॉइंट बनाए हमारे विकास के कार्यों को बताने के लिए। तो वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, स्तंभ पूरी तरह से लड़खड़ाती है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा, और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे और भारत जीतेगा पूरा। नहीं, लेकिन परिवार का आपने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कई सभाओं में मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी शंखनाद कर रहे थे तो उन्होंने कई सभाओं में बोला कि ये गठबंधन इंडिया का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और रही बात, आपने परिवार की बात कही, तो परिवार से ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है? ये जो उन्होंने बोला वो सवाल मैं आपसे। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है,
उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है, ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है, ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए हैं और उनके तो 38 दल है। उस दल में तो जो एनडीए है वो 38 दलों का एक दल है, तो क्या वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है? वो राजनीतिक से सत्ता पाने का गठबंधन नहीं था, तो वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो ये जो गठबंधन है ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है। अच्छा, एक सवाल साहब मैं आपसे ले लेता हूं कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाती है, 5 में से 4 में भी जीत जाती है, तो इसका कैसे हम भरोसा कर ले कि कांग्रेस अपने साथी जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको संपूर्ण सम्मान देगी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा को यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों गठबंधन थे। कांग्रेस कभी अपने वादे से नहीं मुकरती। कांग्रेस 16 राज्यों में निजी सरकार से चली थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 में। क्या उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा किसी से? कौन से ऐसे दल का उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुना? किसको उन्होंने अपना मंत्री नहीं बनाया? किसके साथ धोखा किया? कांग्रेस स्वार्थी नहीं है, कांग्रेस देश के लिए लड़ती है और कांग्रेस देश के लोगों के लिए लड़ती है। पीएम एक एक करके आप लोगों से आप बताओ एक सवाल कि अभी जैसे आपने जिक्र किया कि मोदी जी ने सैनिकों को लगा दिया है अपने काम की तारीफ करने के लिए। हर सरकारों के दौर में ऐसा देखा गया कि ये खास तौर पे मोदी जी प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं और विकास का मुद्दा हो गया है। प्रचार ज़्यादा है मोदी जी का, विकास कम है क्या? हाँ, मोदी जी का प्रचार ज़्यादा है, विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर विकास की बात करें तो विकास जीरो है, क्योंकि सेना तभी लगाई जाती है जब देश में आपदा आ जाए, और उन्हें लग गया है कि इस टाइम जो है आपदा का समय आ गया है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उखड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सेना उतारनी पड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुद्दे थे, कोई प्रचार था, तो समाज कल्याण मंत्रालय अपने काम का प्रचार प्रसार करता, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता, उसमें सेना को लाने की क्या जरूरत थी? तो सेना को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाजपा के अंदर आपदा आ गई है और वो उखड़ के जा रही है इस देश से, और जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से काबिज हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा साहब, आप थोड़ा सा आप बताइए कि एक विपक्ष के कई नेता अभी लगातार जेल में जा रहे हैं, कईयों पर सीबीआई की कार्रवाई चालू है, कई जगह ईडी की कार्रवाई कर रही है। आप अभी दिल्ली में हैं, हम लोग संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में है शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति का मसला है। बिहार में लालू यादव आए दिन राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली आते रहते हैं। आजम खान यूपी के कद्दावर नेता, वो एक फर्जी प्रमाण पत्र के मसले में जेल में परिवार के तीनों ही सदस्य हैं उनकी बहू रानी को छोड़कर। क्या लगता है, विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई दाल में कुछ काला? आपने देखा होगा विपक्ष का कोई भी नेता मोदी जी के खिलाफ बोलता है, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संजय सिंह सदन में बोलते हैं, सड़क पर बोलते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा खतरा मोदी जी को सिर्फ संजय सिंह से हो रहा है। आपने देखा होगा उच्च न्यायालय, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई ईडी के ऊपर जो है, उसमें कोई इनको एविडेंस नहीं मिलता, ईडी को कोई कुछ नहीं मिलता है। गवाहों के आधार पे आप रख रहे हो। मनीष सिसोदिया के पास कोई एविडेंस नहीं मिल रहा अभी ने, और मनीष ये तुम्हारा संजय सिंह पर कुछ नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा इसमें जो है। तो क्या लग रहा है आजम खान का जो मसला है यूपी में, एक तरीके से थोड़ा सा यूपी का भी ये मसला कि 80 लोकसभा सीट आती है यूपी से, तो एक मुस्लिम वोट बैंक को दबाने के लिए या तमाम एक कोशिश है कि अखिलेश यादव को यूपी में कमज़ोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से बीजेपी की राह यूपी में आसान? आपने देखा होगा बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ एक समुदाय को जितना टारगेट करा जा रहा है उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ एक समुदाय को उन्होंने टारगेट कर रखा है आज के टाइम में जो है, उस पर जितने अत्याचार करने हैं उतना ही उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। एक बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, पब्लिक सब समझ चुकी है। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस है, इस टाइम उन्हें खतरा है मोदी जी को कि इंडिया अलायंस की हो रहा है जो है। चलो बे, काहे की लगा रहे हो? अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि जो चुनाव है ये इलेक्शन 2024, कई तरह के मुद्दे सियासी हवा में बह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो तमाम मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है एक, और कई और दूसरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा बीजेपी आहे बगाहे जिक्र कर देती है, और विपक्ष के पास रोजगार और महंगाई का एक मुद्दा है। क्या लगता है कि किस ओर मुड़ेगी हवा और किस बात पर जनता भरोसा करके मतदान करेगी? पहले तो मैं आपका एक बात का जवाब दे दूं। अभी आपने कहा कि हमारे
प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के ऊपर कुछ ऐसी बातें कही हैं कि भ्रष्टाचार की बात। तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो महाराष्ट्र के अंदर जिनको पेट भर भर के कोसते थे, और अजित पवार जी जिस दिन वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली उसी दिन वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी इतनी ईमानदार हैं और उनकी पार्टी इतनी ईमानदार है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर जो पैसा रखा हुआ है जिसमें चीनी कंपनियों का पैसा जमा है, उसको पारदर्शिता से पूरी देश की जनता के सामने लाएं कि हमने इतना पैसा हमारे पास में है, उनको जनता को बताना होगा। दूसरी बात यह है कि देश की जनता इस बार मन बना चुकी है इंडिया को वोट देने के लिए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन है। देश की जनता इस बार वोट करने वाली जो है वो वोट करेगी सिलेंडर के ऊपर जो 1150 रुपये का बिक रहा था उसके ऊपर वोट करेगी। देश की जनता वोट करेगी आटे के ऊपर वोट करेगी, देश की जनता वोट करेगी चावल के ऊपर वोट करेगी, देश की जनता वोट करेगी सरसों के तेल के ऊपर वोट करेगी, देश की जनता वोट करेगी तो पेट्रोल के ऊपर वोट करेगी, डीजल के ऊपर वोट करेगी, जो बच्चों का दूध। तो आपने देखा दर्शकों, 2024 पर हर लोगों की अपनी अपनी परेशानी, अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी दुविधा है, लेकिन आखिर समय पर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाकर सीटों को कब्जाने का जो यहाँ पर रास्ता अपनाया जाता है और ये जो सस्ती राजनीति की जाती है, ये देश के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये अब जो है इंडिया अलायंस को भी समझना पड़ेगा कि आपकी भले ही पार्टियों के साथ स्थिति अच्छी हो, आपके साथ तमाम पार्टियां खड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई मुद्दों पर ख़ास तौर से सीट शेयरिंग को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग एक साथ एक मंच पर एक मुद्दे पर सहमति जताते हुए नजर आ सकते हैं। क्या ये इतना आसान होगा मामला? बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। तो देखते हैं 2024 से पहले किस तरीके से मुद्दों से खिलवाड़ किया जाता है और जनता किन बातों को ध्यान में रखकर अपने मतों का इस्तेमाल करती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।